नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। दिल्ली बॉर्डर पर 26 नवंबर से किसान अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं और साफ तौर पर उनका कहना है कि कृषि बिलों को वापस ले लिया जाए मोदी सरकार के द्वारा और एमएसपी को कानूनी रूप दिया जाए, उसकी गारंटी दी जाए। इसको लेकर के 26 नवंबर से लगातार देश का किसान वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन सरकार है कि सरकार के कानों पर एक जू तक नहीं रेंग रही है कि किसानों से मुलाकात करें। उल्टा मोदी जी गुजरात यानी कि कच्छ में किसानों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के नजदीक किसानों से मुलाकात नहीं कर रहे। ऐसे में इस सरकार का रवैया कितना सही है और कितना गलत है, आप बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरीके से डिप्लोमेटिक व्यवहार सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरफ कह रही है हम किसान हितैषी हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के नजदीक किसानों से मुलाकात नहीं कर पा रहे। ऐसे में सोशल मीडिया पर कई तरीके के मैसेज किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं, किसानों के आंदोलन को तोड़ने के लिए किए जा रहे हैं। चाहे वो हम मध्य प्रदेश की बात करें या कई अन्य राज्यों में, जिस तरीके से पंजाब में बीजेपी के द्वारा पोस्टर बॉय बना दिया गया एक किसान को, जबकि उनका उससे कोई संबंध भी नहीं था, उनसे बिना अनुमति के डाल दिया गया। सिंगू बॉर्डर पर क्या हालात है, किसानों की स्थिति क्या है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो लोग वहां नहीं गए हैं वो घर बैठे तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो वहां हकीकत में उस माहौल को देख रहा है उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और मेरे साथ हरियाणा से जुड़ रहे हैं दीपक लांबा, जो कि जय किसान आंदोलन के महासचिव हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद गिरिराज जी। जी दीपक जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि सिंगू बॉर्डर पर आप किसानों के बीच में रहते हैं, अमूमन हर रोज वहां पर जाते भी हैं। क्या वहां का दृश्य है, जरा आप अपने शब्दों में हमें बताएं। देखिए, ये आंदोलन आप देखें 26 तारीख से शुरू हुआ और आज लगभग 1 महीना होने को हो गया है अब इस चीज को। और आप लोगों का जो उत्साह है वो दिन बे दिन बढ़ रहा है, कम होने की बजाय। जी। और ये आंदोलन एक तरह से देखा जाए, किसी भी आंदोलन को तैयार होने में महीनों का वक्त लगता है। यदि कोई बड़ी कोई संगठन कोई आंदोलन की कॉल देती है तो उसको महीनों लग जाते हैं। जी। आपको ध्यान होगा कि ये जो आंदोलन था सिर्फ 14 दिन के अंदर अपने उभार पर पनपा। और अब आप 1 महीने के बाद आप जाके देखें, आज शाम को भी हमारी वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, नेताओं ने संबोधित किया। उसी दौरान जब नेता उस जगह से, हमने एक वहाँ पे टेम्परेरी किसान ऑफिस बनाया है, उससे जैसे ही बाहर निकले तो वहाँ पर इतनी ज्यादा ट्रॉलियां और नई आ गई थी कि वहाँ पे जाम की स्थिति हमारे नेताओं को भी बिल्कुल देखनी पड़ी और उनको भी निकलने में पैदल ही उन्होंने काफी दूर तक रास्ता तय किया। बिल्कुल। तो आप देखिए कि इस आंदोलन में दिन बे दिन संख्या बढ़ती जा रही है। रात को अभी मैं ट्रैवल कर रहा था तो पंजाब साइड से अभी भी ट्रॉलियां आ रही हैं। मुझे खबर है कि हमारे प्रांत से भी हिसार साइड से कल 100-125 ट्रॉलियां वहां पहुंच रही हैं। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो बिल्कुल जयपुर बॉर्डर के साथ लगते हैं। इधर हमारा जो सिंघू बॉर्डर है उसके साथ सोनीपत पानीपत डिस्ट्रिक्ट लगते हैं और टीकरी बॉर्डर के साथ हमारा झज्जर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ के लोग तो हर रोज आते हैं और शाम को अपने घर भी वापस आ जाते हैं, लेकिन उत्साह कहीं कम नहीं हो रहा। जी दीपक जी, जैसा कि आपने कहा कि किसानों का उत्साह इस सर्दी में भी कम नहीं हो रहा है, खुले आसमान के नीचे वो हर रोज सो रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कई तरीके के मैसेजेस किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए युवाओं के द्वारा किए जा रहे हैं। इस प्रकार की भाषा कि हम उन्हें कार्यक्रम में बोलना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसे युवाओं पर, चूंकि आप भी एक युवा हैं, ऐसे युवाओं को और ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो इस तरीके से किसान आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे अक्सर आपको ये देखने को मिलता है कि वो एक वर्चुअल वर्ल्ड है और वहां पर जो आदमी लिखता है, कई बार ऐसा होता है कि उसको अपनी तरह की उसकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, कहीं से उसने पैसा लिया है, कोई आईटी सेल का मेंबर है। लेकिन मैं शर्मा जी आपको बिल्कुल स्पष्ट अपने अनुभव के आधार पर कहना चाह रहा हूँ। पिछले 1 महीने से मैं 25 तारीख से लगभग इस आंदोलन में हर रोज शरीक हो रहा हूँ। मुझे आंदोलन के बाहर, इवन हमारे जो सिटी हैं, हमारे गांव हैं, इवन मैं कल पंचकुला तक भी गया था, तो वहां मुझे कोई एक आदमी नहीं मिला जो इसके विपक्ष में खड़ा हो, चाहे वो छोटा दुकानदार है, चाहे कोई युवा है। तो आप आईटी सेल वालों की कुछ कमेंट पे वो उसके लिए उनको हो सकता है कुछ मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलते हों, मैं उसको मतलब वर्चुअल वर्ल्ड का हिस्सा मानता हूँ। एक्चुअल फिजिकली आप किसी से बात करते हैं तो हर आदमी जो कि किसानों से, गांव से
और इवन जो हमारे टाउन के रहने वाले लोग हैं, हर आदमी हमारे साथ सरोकार रखता है और इसको पूरा समर्थन दे रहा है। दीपक जी, एक सवाल सबसे बड़ा लोगों के बीच में, अन्य राज्यों में, जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो यहाँ पर लोगों के बीच में एक सवाल आता है कि पंजाब हरियाणा के किसानी क्यों जो है उसकी खिलाफत कर रहे हैं कृषि कानून की, मध्य प्रदेश के क्यों नहीं कर रहे, और इसको एक प्रचारित भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा। इसका जवाब आप दें। जी, देखिए, कोई भी आंदोलन शर्मा जी शुरू होता है तो वो कहीं एक एरिया से उसमें उभार आता है और वहां से शुरुआत होती है। जैसे आप देखें, हमारे आजादी का आंदोलन यदि आप शुरुआत की बात करें तो वेस्ट बंगाल से शुरू हुआ। लोगों ने ये कहा कि वहां के कुछ लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आपको देखते देखते वो पूरे देश में फैला और पूरे देश की आजादी का एक आंदोलन हर प्रांत में, हर कोने में शुरुआत हुई। तो नो, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में और मानने में कि इसकी शुरुआत पंजाब ने की है। पंजाब की अग्रणीय भूमिका रही है। अब आप इसको देखिए कि आज मेरे जो शाहजहांपुर बॉर्डर है, जो हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है, आप यहाँ पे देखें तो किस किस प्रांत के लोग आए हैं। यदि मैं आपको बताऊंगा तो जैसे हरियाणा पंजाब तो आपने खुद ही नाम ले दिया। इसके अलावा हमारे साथ गुजरात के साथी हैं, राजस्थान के साथी हैं, कल महाराष्ट्र के साथी पहुंचे हैं और कल आने वाले कल में कर्नाटका के साथी पहुंचेंगे। केरला से एक छोटी टीम आई हुई है 15 लोगों की, यूपी के साथी वहां पे हैं। कल आपने बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स देखे होंगे, उत्तराखंड के साथी दिल्ली आना चाहते हैं। आज एक शाम को बयान आया कि गुजरात के काफी संगठनों ने कॉल दी है दिल्ली जाने की। तो आप इसे ये जरूर कह सकते हैं शुरुआती तौर पे पंजाब, देन हरियाणा, लेकिन अभी ये अलग अलग प्रांत में भी ये आंदोलन फैलने वाला है। बिल्कुल। अभी 29 जनवरी को सरकार की जो प्रस्ताव आया था, किसानों ने स्वीकार किया है कि हम मीटिंग करेंगे। तो क्या लग रहा है कि इस मीटिंग में कुछ हो सकता है? क्योंकि किसानों का तो साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो कृषि बिल को वापस लेने की अगर संभावना होगी तो हम मीटिंग में जाएंगे। और एक तरीके से देखिए, जो बात चल रही थी, ये डिप्लोमेसी के स्तर पर सरकार ये सोच रही थी कि किसानों को हम बातों में उलझाए रखेंगे। वो बार बार ये बात करते थे, जैसे आप किसी दो प्लेयर के बीच गेम देखें तो सरकार ये चाहती थी कि हर बार गेंद जो है किसानों के पाले में रहे। उन्होंने हर बार ये कहा कि हम तो मीटिंग के लिए तैयार हैं, किसान नहीं आ रहे। तो हमारे नेताओं ने 2 दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट किया था कि जब तक स्पष्ट रूप से और कोई बहुत ही सॉलिड प्रस्ताव सरकार की तरफ से नहीं आता, तब तक बातचीत का कोई मीनिंग नहीं निकलता। हमने आज उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने ये बल्कि हमारे को एक पत्र भेजा था अभी कल ही, उसमें उन्होंने कहा था कि आपके बताए हुए टाइम पे मंत्री स्तरीय बातचीत करने के लिए सरकार कमिटेड है। तो हमने उसका जवाब देते हुए आज एक लेटर इशू किया है, मीडिया को भी इशू किया है, सरकार को भी भेज दिया है। उसमें हमने 29 तारीख को 11 बजे का टाइम फिक्स किया है और उस मीटिंग का एजेंडा भी 4 एजेंडा उसमें लिखे हैं बिंदु हमने, मैं आपको वो बताना चाहूंगा। पहला एजेंडा जो है उसमें हमने लिखा है कि इन तीनों कानूनों को रद्द करने की क्रियाविधि क्या होगी। दूसरा एजेंडा हमने ये लिखा है कि जो एमएसपी है उसको कानूनी हक बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। तीसरा जो हमने एजेंडा इस मीटिंग के लिए रखा है उसमें लिखा है कि जो आपका पराली से संबंधित कानून है उसमें से किसानों को अलग कैसे किया जाएगा, जो पेनल्टी का क्लोज है। और चौथा जो एजेंडा लिखा है हमने बिजली बिल के बारे में लिखा है। तो हमने तो टाइम बता दिया, डेट बता दी और मीटिंग का एजेंडा, और साथ में उनसे अनुरोध किया है मीटिंग जो चलेगी वो इसी क्रम में चलेगी। सबसे पहले हम तीनों कानूनों के बारे में बात करेंगे और सबसे आखिर में हम बिजली वाले कानून के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारे नेताओं ने आज स्पष्ट रूप से सरकार को लिख दिया है। किसान किसी भी समय बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहा है। हम वार्ताओं का दौर जारी रखना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार ये बताए कि कानूनों को रद्द वो किस क्रिया के तहत और कितने समय में करेगी। दीपक जी, अगर 29 दिसंबर को जो मीटिंग है, अगर उसमें भी पहले मीटिंगों की तरह ही रवैया रहा सरकार का, तो क्या किसान आप जो है प्रतिदिन उनके बीच में जाते हैं, क्या अपनी मांगों को लेकर के वहीं पर रहेंगे या फिर कुछ संशोधन अगर जो है सरकार ने कर दिए, कुछ चीजों में अगर फेरबदल कर दिया, तो क्या किसान उससे सेटिस्फाइड होकर चले जाएंगे या जब तक कृषि बिल वापस नहीं होंगे तब तक नहीं जाएंगे? देखिए, किसान संगठन पहले दिन से ही पूरी तरह अपनी मांगों में स्पष्ट है। हमारी पहली मांग ये है कि ये कानून रद्द होने चाहिए। बिल्कुल। हाँ, सरकार की तरफ से 2-3 तरह की बातें सामने आ रही थी। वो बार बार मीटिंग में भी आते थे
मीटिंग में उनके मंत्री कुछ और कहते थे, अन्य नेता बड़े बड़े शहरों में अलग बयान देते थे जी, और बार बार वो ये कह रहे थे कि हम तो बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसान बातचीत नहीं कर रहे। जी, तो मुझे ये लगता है कि इस मीटिंग में यदि सरकार जो डिमांड है उसको नहीं मानती, तो कम से कम वो इस एक्सपोजर में तो सामने होंगे ही कि जो सरकार कह रही है और जो कर रही है उसमें बहुत अंतर है। बिल्कुल। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ बात करके इसको सुलझाना चाहते हैं, इस समस्या को समाधान चाहते हैं, हुँ, तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हम किसानों की मांगों को नहीं मान रहे। मुझे जी, ये लगता है कि ये इस पूरी आंदोलन में एक वो मोड़ है जिसमें सरकार की जो अभी तक जो उन्होंने धुंधली तस्वीर पेश की थी, उनको स्पष्ट रूप से सामने आना होगा, क्रिस्टल क्लियर देश के सामने अपना पक्ष रखना होगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 29 तारीख एक निर्णायक दौर पे जरूर लेके जाएगा इस आंदोलन को। बिल्कुल। दीपक जी, सोशल मीडिया पर जब किसान आंदोलन जैसे चल रहा है, उसको लेकर के एक बात और सामने आ रही थी, या जिस तरीके हालाँकि आपने शुरुआत में जवाब भी दिया कि वो आईटी सेल के हो सकते हैं, कि किसान जो वहाँ पर काजू बादाम खा रहे हैं, उनके लिए मशीनें लगी हुई हैं, तो क्या इस प्रकार की जो मानसिकता, मैं इसे क्या कहूँ, दूषित मानसिकता ही कह सकता हूँ, इस पर आपत्ति है लोगों को? क्या किसान काजू बादाम ना खाए? किसान जो है ठंड में ठिठुरता मर जाए? या लोगों ने यहाँ तक मोबाइल और फोर व्हीलर गाड़ियों पर भी वो किया कि ये तो किसान है ही नहीं, ये तो फोर व्हीलर से जा रहे हैं। तो क्या फोर व्हीलर में घूमने का अधिकार सिर्फ नेताओं, अधिकारियों को ही होता है, किसान को नहीं है? जरा लोगों की इस मानसिकता पर आप क्या कहेंगे? देखिए शर्मा जी, पहले तो मैं ये जरूर बताऊंगा कि इस स्थिति तक हम कैसे पहुंचे। जी, हमने लगभग 2 महीने से अपने गांव में अनाज इकट्ठा करना शुरू किया। जी, अपने गांव में पैसे डीजल के तेलों के इकट्ठे शुरू करने किए और जो लोग ट्रैक्टर लेके आए थे उनको ये भी कहा गया कि हम आपके ट्रैक्टर का पूरा हर्जाना भरेंगे इनकेस ट्रैक्टर को कुछ नुकसान होता है। जी, ये प्रक्रिया पंजाब और हरियाणा के बहुत से गांव में अपनाई। जी, जब ट्रैक्टर वहां पहुंच गए और उनमें 4 महीने का राशन था, तो आप देखिए ये आंदोलन जैसे जैसे बढ़ा। अब मैं यदि अपने से बात करूं, हम किसानों के बीच में काम करते हैं, किसानों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल, स्वाभाविक है मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट उसमें करूंगा। बिल्कुल, मैं एक लोगों को और देखता हूं जिनकी 2 पीढ़ियां पहले वो गांव में थे, आज की डेट में वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, बहुत बड़ी किसी ओहदे पे हो सकते हैं। जी, तो वो लोग जब कंट्रीब्यूट करने आते हैं किसी आंदोलन में, तो वो अपने जेब के अनुसार वहां पे दान देते हैं, डोनेट करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं। बिल्कुल, तो ये आंदोलन जो था, जो कि 2-2 किलो आटा घर से इकट्ठा करने से शुरू हुआ और अब ये उस चरम पे पहुंचा है कि लोग अपनी जीवन का एक मोटी कमाई जी, यहाँ डोनेट करना चाहते हैं। जी, तो यदि आप कल आए आंदोलन में और काजू बादाम लोगों को बांटना शुरू करें, किसान भाइयों के समर्थन में करना शुरू करें, तो ये आपका मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। जब बिल्कुल, लोग कहते हैं कि भाई गाड़ी कैसे आ गई, फोर व्हीलर जो है वो एसयूवीज कैसे आ गई। आप देखिए हरियाणा और पंजाब में बहुत से किसान अपनी डेली रूटीन में इन व्हीकल्स का यूज करते हैं। अब कर मेरे पास ट्रैक्टर है तो मैं ट्रैक्टर से आऊंगा, बिल्कुल, मेरे पास यदि कार है तो मैं कार से आऊंगा, मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल से आऊंगा। जी, और ऐसा भी होगा कि मेरे पास 2 गाड़ियां थी तो मैं जी, दोनों गाड़ियां अपने किसान भाइयों को डोनेट कर रहा हूँ कि जाओ जाके वहां शामिल हो। जी, तो ये तो आप इसकी 1 महीने में इस आंदोलन का प्रारूप बदला है। और जी, देखिएगा टाइम के साथ साथ अभी तो ये शुरुआत है, ये तो सिर्फ दिल्ली के पास की बात है। जी, आने वाले टाइम में जब हमारे नेतागण अलग अलग कॉल देंगे, तो आप जी, देखिएगा इसका इफेक्ट पूरे देश पे दिखाई देगा। बिल्कुल, ऐसा माहौल आपको हर जगह दिखाई देगा। तो जी, हम बिल्कुल इन बातों से कोई छुपा नहीं रहे हैं। जी, अब हो सकता है कोई आदमी आके किसानों के पैरों में छाले देख के वहां पे उनको ट्रीटमेंट के लिए कोई केमिकल या कोई मसाज वाला, जैसे कल सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा कि ये फुट मसाज का जी, किसी ने वो लगा दिया, उसको दिखा रहे थे। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अपने रुतबे, अपने जेब के अनुसार जो जाके दान करूंगा। किसानों के लिए क्या दिक्कत है? हम तो सपोर्ट मांग रहे हैं, हम तो ये भी कह रहे हैं कि यदि बीजेपी वाले आके भी हमें सपोर्ट करेंगे तो हम तो सपोर्ट उनका भी मांग रहे हैं। हमारी मांगे स्पष्ट हैं और ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना इसका है ही नहीं किसान आंदोलन का। जी, तो जो आएगा, जो समर्थन करेगा वो हमारे साथ है। बिल्कुल। दीपक जी, जो किसान नेता हैं योगेंद्र यादव जी, अभी हमें उनके बारे में पता चला कि उनके पिताजी जो है शांत हो गए, और हमने देखा जी, सोशल मीडिया पर कि वो उसके 1 या 2 दिन बाद ही फिर से किसानों के बीच में हैं। ऐसे में इस तरीके का जुनून, आप चूँकि उनके साथ भी रहते हैं,
तो ऐसे में किसान आंदोलन का इस तरीके से सपोर्ट करना और इस तरीके के लोगों का जुड़ाव, और साथ ही साथ आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप योगेंद्र यादव जी के साथ रहे हैं, पूरे आंदोलन को आपने देखा है, क्या उनका उस मनः स्थिति और कैसे अपने आप को मजबूत करके कि एक पिताजी के शांत होने के बाद वो फिर से किसान आंदोलन के बीच में उसी ऊर्जा के साथ हों? जी। देखिए, जो प्रोफ़ेसर देवेंद्र सिंह जी थे, जी, जो योगेंद्र जी के पिताजी हैं, वो अपने आप में बहुत ही सिद्धांतों वाले आदमी रहे हैं। मैं जी, उनके जीवन के बारे में थोड़ा आपको बताना जी, चाहूँगा। वो जी, गंगानगर में खालसा कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहे जी, और जिस दिन वो रिटायर हुए, उससे अगले दिन अपने शहर की प्रॉपर्टी बेच के वो गाँव में आके बस गए जी, और जब तक उन्होंने अंतिम साँस ली, वो गाँव में ही रहे। जी, और हम लगभग 20 दिन पहले, जब ये 20-25 दिन पहले ये आंदोलन जब शुरू हुआ, तो उनसे मिले थे। उन दिनों उनकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी खराब होनी शुरू हुई थी। जी, तो उनकी स्पष्ट मतलब उनको अपने बेटे के लिए आदेश था कि काम के प्रति ध्यान दो, जिस काम में तुम लगे हो वो बड़ा है। जी, मैं अपने हिसाब से अपनी केयर कर सकता हूँ। जी, और बात आती है कि आपने कहा कि उनके देहांत के भी 2-3 दिन बाद योगेंद्र जी सामाजिक लाइफ में दोबारा आ गए। तो जी, उनके पिताजी यदि जिंदा होते तो वो एक दिन भी उनको घर पे नहीं बैठने देते। जी, उनके सिद्धांत थे कि काम और विचार आदमी के जीवन से बड़ा है। तो बिल्कुल, हमारे यहाँ क्या होता है कि 4 दिन के बाद आज प्रार्थना सभा उनकी 25 तारीख को हो गई थी जी, और बीच में एक बुधवार का दिन होता है जिसमें हरियाणा में शोक सभा में बैठता नहीं परिवार। जी, उस एरिया का एक सोशल सामाजिक रूल है। तो बुधवार के दिन भी वो आंदोलन में शामिल हुए और 25 तारीख को 2 बजे प्रार्थना सभा हो गई। उसके बाद तो आज वो 26 तारीख को मीटिंग में थे। सारा दिन मीटिंग चली है किसान संगठनों की, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और अभी मुझे जो सूचना है वो शाहजहाँपुर में टेंट में जाके आज रात्रि बिता रहे हैं, जहाँ उनका वो स्पेशल यदि कहें कि एक टेंट झोपड़ी उनकी है, जी, जिसमें वो शाहजहाँपुर में रात बिताते हैं और यदि काउंट करूँ तो मुझे लगता है कि वो 15 से 20 रातें ऐसे ही बाहर खुले में बिता चुके हैं इस जी, आंदोलन के दौरान। बिल्कुल, तो कल हम दोबारा सुबह मिल रहे हैं। मैं जी, बल्कि अभी अपने शहर में आया हूँ जी, व्यवस्थाओं के लिए। जी। कल दोबारा उनके पास जाऊँगा। दीपक जी, किसानों से मोदी जी ने संवाद किया तो संवाद में कहा कि मंडियां खत्म नहीं हुई, 6 महीने हो गए, देखिए मंडियां खत्म नहीं हुई, लोग तो गलत प्रचारित कर रहे हैं, जो विपक्ष है वो गलत प्रचारित कर रहे हैं, और इसे हम संवाद भी नहीं कह सकते, क्योंकि संवाद तो वो होता है जिसमें किसानों से डायरेक्ट बात की जाए। मोदी जी खुद सवाल ले आए थे, खुद जवाब दे रहे थे, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, एपीएमसी एक्ट जो इन्होंने खत्म करने की बात की है, इसमें कोई भी किसान संगठन और कोई सुलझा हुआ नेता कभी नहीं कहा हमने कि ये 6 महीने में मंडियाँ खत्म होंगी। जी, इसमें एक प्रोसेस लगेगा, 2, 3, 4 साल में ये मंडियाँ खत्म होंगी और किसान उस हालत में पहुँच जाएगा कि दोबारा से इन मंडियों को रिवाइव नहीं कर पाएगा। जी, तो ये जो लड़ाई हमने शुरू की है, ये उस फ्यूचर में जो होने वाला नुकसान है, उसको बिल देख के शुरू की है। तो हमने कभी नहीं कहा कि 6 महीने में आप मंडियाँ खत्म कर देंगे। जी, मंडियाँ खत्म होंगी 3-4 साल में, बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था जो है वो आज से खत्म होना शुरू हो जाएगी। जी, जब बात आती है अभी प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि कोई बता दे मुझे 6 महीने में मंडियाँ खत्म हो जाएगी, कोई जी, दिखा दे कि कौन-सी मंडी खत्म हुई है। जी, देखिए, मंडी खत्म हो या ना हो, एमएसपी की जब हम बात करते हैं, जो हम कानूनी अधिकार जिसके लिए भी हम लड़ाई लड़ने वाले जी, हैं, तो एमएसपी जब तक किसान को नहीं मिलेगा, उसके लिए मंडी होना ना होना वो तो सेकेंडरी बात है। लेकिन बिल्कुल, क्या कागजों पे आप सिर्फ एमएसपी देते रहेंगे? तो हमें वो फ्यूचर दिखाई देता है जहाँ पे किसान की हालत बहुत ही खराब होने वाली है और यही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। बिल्कुल। दीपक जी, चलते-चलते देश के अन्य राज्यों में, जैसे आप वहाँ हैं, वहाँ तो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। देश के अन्य राज्यों के लोगों से क्या कहेंगे किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए? देखिए, मैं शर्मा जी यही कहना चाहूँगा कि ये एक जो है मैं अपनी उम्र के हिसाब से कहूँ, हमने इमरजेंसी के टाइम आंदोलन नहीं देखा। हमने वो किसान आंदोलन के टाइम भी हम बहुत छोटे थे जब टकैत साहब दिल्ली में और जोशी जी किसानों को लेके पहुँचे थे। ऐसा उत्सव, ऐसा आंदोलन, ऐसा अपने हकों के लिए लड़ाई लड़ना और ऐसा लोकतंत्र में मैं कहूँगा कि ये तो पर्व है लोकतंत्र का कि बिल्कुल, जनता अपने अधिकारों के लिए खड़ी हुई है। जी, यदि हमारी जनरेशन को ये मौका मिल रहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि जो देश के वासी हैं, कम से कम इस आंदोलन में ज़रूर शामिल होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों को हम बता पाएँ कि जब किसान आंदोलन हो रहा था, तो हम बीच में सड़क में खड़े थे। बिल्कुल, अदरवाइज़ हमारे पास बहुत कुछ ऐसा होगा कि आज़ादी के टाइम जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में पार्ट नहीं लिया,
तो वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कहानियां भी नहीं सुना पाएंगे। बिल्कुल। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि देश का हर नागरिक हमारे को सपोर्ट करेगा और संभव हो तो फिजिकली इन आंदोलन में इन पॉइंट्स पे आके हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ और इन लोकतांत्रिक वैल्यू के मान सम्मान के साथ हमारी मांगों का समर्थन करेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद दीपक जी, हमसे जुड़ने के लिए और सरल टॉक को अपना कीमती समय देने के लिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ जय किसान आंदोलन के महासचिव दीपक लांबा, जो कि हरियाणा से थे, और साफ तौर पर उनका कहना था कि किसान आंदोलन को जिस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, वो आईटी सेल का काम है, और जो वहां पर वो माहौल देख रहे हैं कि एक व्यक्ति उन्हें ऐसा नहीं मिला जो किसान आंदोलन के खिलाफ बोल रहा हो। जितनी भी आवाजें सोशल मीडिया पर है वो आईटी सेल की देन है, और उन्होंने चलते चलते यही कहा कि देश का हर व्यक्ति किसान आंदोलन को सपोर्ट करे कि आने वाले समय में वो कह पाए कि पीढ़ियों ने जो है किसानों के लिए क्या किया। दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और चलते चलते सभी से एक ही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।